अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम देखते हैं पार्किंसन डिजीज़ के बारे में। हम सबसे पहले देखते हैं कि ये होती क्या है, इसकी काजेज़ देखेंगे, इसके सिम्पटम्स देखेंगे और इसके डायग्नोस्टिक फैक्टर और इसका ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये होती क्या है। ये जो होती है पार्किंसन डिजीज़ जो ये क्या होती है, क्रोनिक प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। क्रोनिक मीन्स कि ये लंबे अरसे से आने वाली डिजीज़ है, होने वाली डिजीज़ है। क्रोनिक क्या होती है, ये क्रोनिक मीन्स जो पार्किंसन डिजीज़ है ये लंबे अरसे से होने वाली डिजीज़ होती है और ये ना क्या करती है, स्लोली प्रोग्रेस करती है और इसमें जो बॉडी का मसल कंट्रोल होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है या पुअर हो जाता है। क्या होता है, बॉडी का मसल कंट्रोल जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है या पुअर हो जाता है और इसमें क्या होती है, कैरेक्टराइज होती है, मसल रिजिडिटी हो जाती है। मसल रिजिडिटी मीन्स के जो मसल जो होते हैं प्रॉपर तौर पर रिलैक्स नहीं कर पाते। जब पेशेंट मूव करता है तो उसको ना शार्प पेन आता है। इसमें जो होते हैं मसल रिजिडिटी में जो होता है, जो प्रॉपर मसल जो होते हैं प्रॉपर रिलैक्स नहीं कर पाते और जो पेशेंट होता है उसमें शार्प पेन देखने को मिलता है। उसके बाद ट्रीमर्स जो होते हैं, जो पेशेंट होता है उसके हैंड में, उसके फुट में और उसके जाज में ना ट्रीमर देखने को मिलते हैं। उनमें इनवॉलंटरी वाइब्रेशन देखने को मिलती है। पार्किंसन डिजीज़ होती क्या होती है, ये क्रोनिक यानी लंबे अरसे से होने वाली डिजीज़ है और ये स्लोली प्रोग्रेस करती है और इसमें क्या होता है, बॉडी के मसल कंट्रोल या मसल मूवमेंट जो होती है उसमें डिस्टर्ब हो जाती है, पुअर हो जाता है और मूवमेंट और बैलेंस जो होते हैं उसमें भी डिस्टर्ब हो जाता है और इसमें मसल रिजिडिटी होती है। मसल रिजिडिटी मीन जो मसल जो होते हैं वो प्रॉपर तौर पर रिलैक्स नहीं कर पाते और जो पेशेंट होता है उसमें शार्प पेन देखने को मिलता है। और उसके बाद जो पेशेंट क्या होते हैं उसके हैंड्स में, उसके फुट में और उसके जाज में क्या होता है, ट्रीमर्स देखने को मिलते हैं और ब्रैडिकैनेसिया देखने को मिलते हैं। ब्रैडिकैनेसिया मीन जो फिजिकली मसल की मूवमेंट होती है वो स्लो हो जाती है। अब हम इसकी देखते हैं काजेज में हम देखते हैं कि ब्रेन में ना एक केमिकल पाया जाता है, जिसको डोपामाइन कहते हैं। जब नर्व सेल डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और डोपामाइन को कम कर देती है, यानी कि ब्रेन में इसकी काजेज में हम पढ़ रहे हैं, ब्रेन में एक केमिकल होता है जिसको हम कहते हैं डोपामाइन। जब नर्व सेल्स इफेक्ट होती हैं तो वो डोपामाइन को डिक्रीज कर देती हैं, कम कर देती हैं और ये जो डोपामाइन होता है उसका काम होता है मसल की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। तो हम इसकी काजेज में देखते हैं सबसे पहले फैमिली हिस्ट्री और जेनेटिक फैक्टर। ये जो होते हैं मतलब जो पार्किंसन डिजीज़ है, ये जो डिजीज़ है ना, जब डोपामाइन डिक्रीज हो जाती है तब होती है। वायरल इन्फेक्शन, यानी कि हम ब्रेन में देखते हैं कोई वायरल इन्फेक्शन तो नहीं है जिसकी वजह से नर्व सेल्स इफेक्ट हो रही हैं और वो डोपामाइन को डिक्रीज कर रही हैं। और उसके बाद एंटीसाइकोटिक ड्रग्स यानी ऐसी ड्रग जो लॉन्ग टाइम से यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से डोपामाइन डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से ये डिजीज़ अकर्स होती है। उसके बाद इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से भी ये डिजीज़ अकर्स होती है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं इसकी सिम्पटम्स में हम सबसे पहले हम देखते हैं मसल रिजिडिटी होती है, यानी कि पेशेंट जो होते हैं उसके जो मसल्स होते हैं वो रिलैक्स नहीं कर पाते, प्रॉपर तरह से रिलैक्स नहीं कर पाते, जिसकी वजह से पेशेंट जब चलता है तो उसको शार्प पेन देखने को मिलता है। उसके बाद जो ट्रीमर्स होते हैं, ट्रीमर मीन्स कि उसके हैंड में, जाव में और फुट में जो पेशेंट होता है उसके में ट्रीमर्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद पोस्चर प्रॉब्लम होती है और डिप्रेशन और एंग्जाइटी होती है और ब्रैडिकैनेसिया होती है। ब्रैडिकैनेसिया जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो फिजिकल मसल की मूवमेंट होती है उसमें स्लोली यानी कि वो स्लो हो जाती है, कम हो जाती है। उसके बाद स्लीप डिस्टर्बेंस हो जाती है। उसके बाद जो होती है कॉन्स्टिपेशन होती है जिसकी वजह से ये डिजीज़ हो सकती है। मेमोरी लॉस की वजह से हो सकती है। स्वेलिंग डिफ़िकल्टी, इनके निकलने में मुश्किल होती है, इसकी वजह से भी डिजीज़ हो सकती है। अब हम देखते हैं फिर से एक बार इसकी सिम्पटम्स देख लेते हैं। सिम्पटम में जो होती है मसल रिजिडिटी आ जाती है, इनके मसल जो होते हैं प्रॉपर तौर पर रिलैक्स नहीं कर पाते, जिसकी वजह से पेशेंट में शॉर्ट पेन देखने को मिलता है। ट्रीमर्स, पेशेंट के हैंड्स, फुट और जाव में ट्रीमर्स देखने को मिलते हैं। पेशेंट में पोस्चर प्रॉब्लम आती है, जब ये डिजीज होती है उसमें डिप्रेशन हो जाता है। ब्रैडिकैनेसिया हो जाती है। ब्रैडिकैनेसिया जो होती है पेशेंट की जो फिजिकल मूवमेंट होती है उसमें वो स्लो हो जाती है यानी कम हो जाती है और स्लीप डिस्टर्बेंस होती है। और नेक्स्ट हम कॉज देखते हैं इसकी कॉन्स्टिपेशन, मेमोरी लॉस, स्वेलिंग डिफिकल्टी हो जाती है।
यानी कि जब मेमोरी लॉस हो जाती है तब भी ये डिजीज़ होती है। स्वेलिंग डिफ़िकल्टी, यानी कि जब ये डिजीज़ होती है उसकी अलामात में हमें ये देखने को मिलता होता है जो पेशेंट होता है उसको निगलने में मुश्किल हो रही होती है, यानी कि स्वेलिंग डिफ़िकल्टी हो रही होती है। उसके बाद हम डायग्नोस्टिक फैक्टर में देखते हैं। डायग्नोस्टिक फैक्टर में सबसे पहले हम देखते हैं उसकी फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में देखते हैं कि जो मतलब उसकी फैमिली में किसी को मसल मूवमेंट की प्रॉब्लम तो नहीं है, या किसी को उसकी फैमिली में किसी को पार्किंसन डिजीज़ तो नहीं है। उसकी फैमिली हिस्ट्री देखेंगे। फिर उसकी ना हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम देखते हैं कि मसल से रिलेटेड कोई अगर प्रॉब्लम है तो उसकी हमको फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। फिर हम उसका न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में हम ये देखते हैं कि अगर कोई ब्रेन में डैमेज आ गया है या ब्लड क्लॉट्स वगैरह आ गए हैं, जिनकी हम न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में ये देखते हैं कि उसका ना जो पेशेंट है उसका मेंटल स्टेटस कैसा है और उसकी ना मेमोरी पावर कैसी है। हम ये देखते हैं कि मेंटल स्टेटस देखते हैं और मेमोरी पावर देखते हैं कि वो कैसी है। उसके बाद हम उसका सिटी स्कैन एंड एमआरआई करते हैं। सिटी स्कैन और एमआरआई में हम ये देखते हैं कि कोई ब्रेन में कोई डैमेज तो नहीं हो गया या कोई ब्लड क्लॉट वगैरह तो नहीं बन गई। उसके बाद ना हम पेशेंट की ना सीएसएफ कल्चर करते हैं। सीएसएफ कल्चर हम तब करते हैं जब ये देखने के लिए कि ब्रेन के अंदर कोई वायरल इन्फेक्शन तो नहीं है जिसकी वजह से ये डिजीज अक्सर हो रही है। अब हम फिर से देख लेते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट में बेसिकली सबसे पहले हम उसकी फैमिली हिस्ट्री देखते हैं। फैमिली हिस्ट्री में ये देखते हैं कि किसी भी उसकी फैमिली में से किसी को कोई मसल मूवमेंट की बीमारी तो नहीं है या उसको प्रॉब्लम्स तो नहीं है, और या देखने कि किसी को उसकी फैमिली में से किसी को पार्किंसन डिजीज़ तो नहीं है। उसके बाद हम उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम देखेंगे कि ना जो मसल से रिलेटेड जो कोई भी प्रॉब्लम है तो फिजिकल एग्जामिनेशन करके हम उसको देखेंगे। उसके बाद न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन देखेंगे। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में हम जो पेशेंट की मेंटल स्टेटस देखेंगे और उसकी मेमोरी पावर देखेंगे और उसका सीटी स्कैन और एमआरआई करेंगे। सीटी स्कैन और एमआरआई हम तब करेंगे, इसलिए करेंगे कि उसके ब्रेन में कोई डैमेज तो नहीं आ गया या कोई ब्लड क्लॉट वगैरह तो नहीं बन गई। हम उसको चेक करने के लिए उसका सीटी स्कैन और एमआरआई करेंगे। उसके बाद हम उसका सीएसएफ कल्चरल का टेस्ट करवाएंगे। सीएसएफ कल्चरल का टेस्ट करवाते हैं कि ब्रेन में कोई वायरल इन्फेक्शन तो नहीं है जिसकी वजह से ये डिजीज़ अक्सर हो रही होती है। उसके बाद हम ना इसका ट्रीटमेंट देखते हैं। ट्रीटमेंट में जो होता है जो पार्किंसन डिजीज़ होते हैं इसका कोई क्योर इलाज नहीं है, कोई इसका क्योर ट्रीटमेंट नहीं होती है, बल्कि इसकी सिम्पटम्स को कंट्रोल किया जाता है या इसकी डिसेबिलिटीज़ को मिनिमाइज़ किया जाता है और ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट को कंट्रोल किया जा सकता है। यानी कि इसके ट्रीटमेंट में हम देखते हैं इसको क्योर नहीं किया जाता। इसकी सिम्पटम्स को कंट्रोल किया जाता है और इसकी डिसेबिलिटी को मिनिमाइज किया जाता है और ड्रग्स के साइड इफेक्ट को कंट्रोल किया जाता है। और सबसे पहले हम इसके ट्रीटमेंट में देखते हैं एंटी पार्किंसन ड्रग्स। एंटी पार्किंसन ड्रग्स जो होती है मसल की मूवमेंट को में मदद करवाता है। हम यूज़ करते हैं। उसके बाद डोपामाइन एगोनिस्ट जो होता है ये ब्रेन में डोपामाइन के लेवल को इंक्रीज करता है। उसके बाद कोलिनर्जिक ड्रग्स यूज़ करते हैं। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स जो होते हैं ये क्या करवाती है, ब्रेन में कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता है उसको ये मतलब कम करने में मदद देते हैं। उसके बाद एंटी वायरल एजेंट्स यूज़ करते हैं। फिजिकल थेरापी करवाते हैं। फिजिकल थेरापी यानी कि मसल की मूवमेंट को इम्प्रूव करवाते हैं, इसको फिजिकल थेरापी कहते हैं। अब हम देखते हैं सबसे पहले देखते हैं ये पार्किंसन डिजीज़ होती क्या है। पार्किंसन डिजीज़ जो होती है ये क्या होती है, एक क्रोनिक प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होती है, यानी कि लंबे अरसे से आने वाली स्लोली प्रोग्रेस करने वाली एक डिजीज़ है। और इसमें जो होते हैं मसल कंट्रोल में जो होती है डिस्टर्ब हो जाता है या मसल कंट्रोल जो होता है बॉडी का मसल कंट्रोल पुअर हो जाता है और मूवमेंट और बैलेंस में भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। उसके बाद जो है इसमें मसल रिजिडिटी देखने को मिलती है, यानी कि जो मसल्स होते हैं वो प्रॉपर तरीके से रिलैक्स नहीं कर पाते, जिसकी वजह से पेशेंट जब चलता है तो उसमें ना शार्प पेन देखने को मिलता है। उसके बाद जो इसमें जो पेशेंट होता है उसके हैंड्स में, फुट में और जाज में ट्रीमर देखने को मिलते हैं जिसमें वोलेंटरी और इनवोलेंटरी वाइब्रेशन होती है। उसके बाद ब्रैडिकैनेसिया देखने को मिलता है। ब्रैडिकैनेसिया जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें जो होता है फिजिकल मूवमेंट जो होती है वो स्लो हो जाती है। अब हम देखते हैं इसकी काजेज में हम देखते हैं कि ब्रेन में ना एक केमिकल होता है जिसको डोपामाइन कहते हैं। ब्रेन में एक केमिकल होता है जिसको डोपामाइन कहते हैं। जब नर्व सेल डिस्ट्रॉय हो जाती है तो वो इस डोपामाइन को कम कर देती है।
जिसकी वजह डोपामाइन को काम कर देते हैं, और डोपामाइन का जो काम होता है वो क्या करवा रहे थे, वो मसल की मूवमेंट करवाता है। और जब सबसे पहले हम इसकी देखते हैं फैमिली हिस्ट्री और जेनेटिक फैक्टर देखते हैं। जब डोपामाइन डिक्रीज हो जाता है तो इसकी वजह से पार्किंसन डिजीज होती है। और उसके बाद वायरल इन्फेक्शन देखते हैं। वायरल इन्फेक्शन हो गया यानी कि ब्रेन में भी कोई नर्व सेल्स इफेक्ट हो जाती है, तो जिसकी वजह से वो डोपामाइन को डिक्रीज कर जाती है। जब वायरल इन्फेक्शन होता है तो ब्रेन की नर्व सेल्स क्या होती है, इफेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वो डोपामाइन को डिक्रीज कर देती है, कम कर देती है, जिसकी वजह से ये डिजीज अकर्ज होती है। उसके बाद हेड ट्रॉमा की वजह से हो सकती है, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स की वजह से हो सकती है। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स यानी कि ऐसी ड्रग्स जो हम लंबे अरसे से यूज़ कर रहे हैं, जो डोपामाइन के कम कर देती है, डिक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से पार्किंसन डिजीज होती है। उसके बाद इन्वायरमेंटल फैक्टर भी डोपामाइन को डिक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से पार्किंसन डिजीज होती है। उसके बाद हम देखते हैं इसकी सेप्टम में जो होती है बेसिकली सबसे पहले हम देखते हैं मसल रिजिडिटी देखने को मिलती है। मसल रिजिडिटी यानी कि जो मसल होते हैं वो प्रॉपर तौर पे रिलैक्स नहीं कर पाते, जब पेशेंट चलता है तो उसमें शार्प पेन देखने को मिलता है। और सेकंड पे नंबर 2 पे जो है वो है ट्रीमर। जब यानी कि पेशेंट के हैंड्स में, फुट में और जाद में ट्रीमर्स देखने को मिलते हैं। और उसके बाद पोस्चर प्रॉब्लम होती है। उसकी मतलब जो पार्किंसन डिजीज है उसकी अलामत में क्या होता है, मसल रिजिडिटी हो जाती है और ट्रीमर देखने को मिलते हैं, पोस्चर प्रॉब्लम हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है। और ब्रैडिकैनेसिया जो होता है वो क्या होता है, यानी कि जो मसल की फिजिकल मूवमेंट होती है वो स्लो हो जाती है, वो कम हो जाती है। और उसके बाद स्लीप डिस्टर्बेंस होती है, जिसको ये डिजीज होती है उसमें उसकी स्लीप में भी डिस्टर्बेंस हो जाती है। और कंस्टिपेशन होती है, मेमोरी लॉस हो जाती है और स्वेलिंग डिफिकल्टी हो जाती है। यानी कि जब मेमोरी लॉस होती है तो ये डिजीज कर्ज होती है, ये ना तब ये डिजीज होती है, उसकी अलामत है, उसकी सिम्टम्स है। और जब निकलने में मुश्किल हो रही होती है, डिफिकल्टी हो रही होती है, तब भी ये सिम्टम्स है इसकी पार्किंसन डिजीज की। उसके बाद हम देखते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट में जो होते हैं, सबसे पहले हम उसकी फैमिली हिस्ट्री में देखते हैं कि उसकी फैमिली में से किसी को पार्किंसन डिजीज तो नहीं है, या उसकी फैमिली में किसी को मसल मूवमेंट की प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर हम उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, यानी कि जो मसल से रिलेटेड प्रॉब्लम है फिर हम उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन करके चेक करते हैं। उसके बाद हम उसकी न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, यानी कि जो पेशेंट होता है उसका मेंटल स्टेटस चेक करते हैं और उसकी मेमोरी की पावर चेक करते हैं। फिर उसका सीटी स्कैन और एमआरआई करवाते हैं। सीटी स्कैन और एमआरआई हम इसलिए करते हैं कि ब्रेन में कोई ट्यूमर्स तो नहीं बन गए या कोई ब्लड क्लॉट तो नहीं बन गया जिसकी वजह से ये डिजीज हो रही होती है। उसके बाद हम उसका सीएसएफ कल्चर करते हैं। सीएसएफ कल्चरल में क्या होता है, ब्रेन के अंदर कोई भी वायरल इन्फेक्शन है तो उसको हम चेक करने के लिए उसका सीएसएफ कल्चरल का टेस्ट करवाते हैं। उसके बाद हम उसका ट्रीटमेंट देखते हैं। जो हमारे पास ये पार्किंसन डिजीज़ है, इसको क्योर नहीं किया जा सकता, बल्कि इसकी जो सिम्टम्स है उसको कंट्रोल किया जाता है और इसकी जो डिसेबिलिटीज़ होती है उसको मिनिमाइज़ किया जाता है और ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट को कंट्रोल किया जाता है। यानी कि इसको क्योर नहीं किया जाता, इसकी सिम्टम्स को कंट्रोल किया जाता है और इसकी डिसेबिलिटीज़ को मिनिमाइज़ किया जाता है और ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट को कंट्रोल किया जाता है। सबसे पहले हम इसमें जो ड्रग्स यूज़ करते हैं वो एंटी पार्किंसन ड्रग्स होती है, जो क्या करवाती है, मसल की मूवमेंट में हेल्प करवाती है। उसके बाद हम डोपामाइन एगोनिस्ट यूज़ करते हैं, जो ब्रेन में डोपामाइन को इंक्रीज करवाता है। उसके बाद एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स होती है जो मसल मूवमेंट में हेल्प करवाती है। और उसके बाद एंटी वायरल ड्रग्स यूज़ करते हैं, जो ब्रेन में कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो उसको मतलब चेक करने के लिए उसको कम करती है वायरल इन्फेक्शन को। उसके बाद हम मसल फिजिकल थेरेपी करवाते हैं, यानी कि मसल की मूवमेंट को इंक्रीज करवाते हैं, उनकी फिजिकल थेरेपी करवाते हैं। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते हैं।